वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में जानने वाले हैं निसंक्रमण तथा निसंक्रामक पदार्थ। क्या जानेंगे? निसंक्रमण क्या होता है तथा निसंक्रामक जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसको आज हम लोग अपनी क्लास में समझने वाले हैं और कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका कार्य क्या है, ये सब कुछ हम लोग अपनी क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। और इसके पहले की जो क्लास है अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो निसंक्रमण क्या होता है और निसंक्रामक पदार्थ क्या होते हैं, इन दोनों को आज हम लोग अपनी क्लास में पूरी तरीके से समझेंगे। स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में जो रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है वो क्या है? निसंक्रमण है। मतलब रोगाणुओं को जो नष्ट करने की प्रक्रिया है वही क्या है? वही निसंक्रमण है। और निसंक्रमण के लिए उपयोगी पदार्थ को निसंक्रामक पदार्थ कहा जाता है। और जिन पदार्थों का उपयोग करके निसंक्रमण किया जाता है उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उन पदार्थों को निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। तो स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है? रोगाणुओं को जो नष्ट करने की प्रक्रिया है वो क्या है? वो निसंक्रमण है। और जिन पदार्थों का प्रयोग करके निसंक्रमण प्रक्रिया की जाती है वो पदार्थ कौन से होते हैं? वो पदार्थ निसंक्रामक पदार्थ होते हैं। तो इतना समझ लिया। अब समझते हैं निसंक्रमण की विधियां। निसंक्रमण की विधियां कौन कौन सी हैं? निसंक्रमण के लिए समान रूप से 3 विधियों को अपनाया जाता है। कितनी विधियों को? तो निसंक्रमण के लिए सामान्य रूप से 3 विधियों को अपनाया जाता है और उनसे संबंधित निसंक्रामक पदार्थों का विवरण भी उसमें जो है निम्न वर्णित है। तो निसंक्रमण के लिए कितनी विधियों को अपनाया जाता है? 3 विधियों को। कितनी विधियों को? 3 विधियों को। पहली है भौतिक निसंक्रमण, दूसरी है प्राकृतिक निसंक्रमण और तीसरी है रासायनिक निसंक्रमण। तो निसंक्रमण की कितनी विधियां होती हैं? 3 होती हैं। पहली है भौतिक निसंक्रमण, दूसरी है प्राकृतिक निसंक्रमण और तीसरी है रासायनिक निसंक्रमण। भौतिक निसंक्रमण में जो निसंक्रमण होता है वो भौतिक रूप से जो भी किया जाता है वो भौतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और प्राकृतिक निसंक्रमण में जो प्रकृति के द्वारा विद्यमान चीज़ें उनके द्वारा जो वस्तुएं हैं उनका निसंक्रमण किया जाता है। और रासायनिक पदार्थ जो निसंक्रमण है उसमें रसायन और केमिकल का यूज़ करके जो वस्तुएं हैं उनका निसंक्रमण किया जाता है। तो पहला समझते हैं भौतिक निसंक्रमण क्या होता है। निसंक्रमण की भौतिक विधियां निम्नलिखित 4 प्रकार की होती। कितनी? निसंक्रमण की जो भौतिक विधियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो 4 प्रकार की हैं। और जिनमें से पहली विधि है जलाना। कौन सी है? जलाना। तो अगर किसी वस्तु को जलाया जाएगा तो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो ये क्या है? भौतिक निसंक्रमण है। यह भौतिक निसंक्रमण की सर्वोत्तम विधि। और जो जलाना है वो भौतिक निसंक्रमण की सर्वोत्तम विधि है। इंग्लैंड में बार बार क्या हो रहा था? जो प्लेग का रोग है वो हो जाता था। वहाँ के निवासियों ने एक बार सारे घर व सामान जला डाला, तब से आज तक वहाँ प्लेग की बीमारी नहीं फैली। इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में बार बार जो प्लेग की बीमारी है वो फैल रही थी। वो लोग कुछ भी कर रहे थे लेकिन वो बीमारी वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती और वहाँ पर क्या हो रहा था? पूरी तरीके से हर बार फैल जाती। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? जितने भी घर सामान जो भी चीज़ें हैं सबको जला डाला। और सारी वस्तुओं को जलाने से क्या हुआ कि वहाँ से जो प्लेग रोग जो बार बार वहाँ पर फैल रहा था वो समाप्त हो गया और वहाँ पर वो जो बीमारी है दोबारा आज तक नहीं फैली। तो जलाना भी क्या है? एक प्रकार से जो जीवाणु या रोगाणु होते हैं उनका निसंक्रमण है। और उनके निसंक्रमण के द्वारा क्या होता है? वो वहाँ पर अब जो है फैलते नहीं है। साथ ही उनका जो निसंक्रामक पदार्थ है उसके स्थान पर भौतिक निसंक्रमण के द्वारा वहाँ पर उनका निसंक्रमण कर दिया जाता है। संक्रमित मृत रोगी तथा उनके मलमूत्र, थूक, बलगम, बिस्तर आदि को जला देना चाहिए। धातु की वस्तुओं जैसे बर्तन आदि को अग्नि में डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति संक्रमित है उस व्यक्ति से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं या जिन वस्तुओं का वो प्रयोग कर रहा है उनको पूरी तरीके से निसंक्रमित कर लेना चाहिए। और उसके लिए जो भी पदार्थ है उनका प्रयोग करना चाहिए। जो रोगी का मलमूत्र, थूक, बलगम आदि है उसे क्या करना चाहिए? उसे जला देना चाहिए। और जो भी धातु की वस्तु में रोगी प्रयोग कर रहा है उनको आग में डाल करके, आग के अंदर डाल करके आग में अच्छे से उनको जलाना चाहिए। उसके बाद बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे जो उनका पूरी तरीके से क्या हो जाता है? निसंक्रमण हो जाता है। उससे जो है बैक्टीरिया व जो जीवाणु और रोगाणु उनके फैलने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा कौन सा है? भाप या वाष्प। तो भाप या वाष्प के
द्वारा किस प्रकार से निसंक्रमण करेंगे? यह भी संतोषजनक अथवा उत्तम निसंक्रामक है। यह वस्तु में अच्छी प्रकार से प्रवेश हो जाती है। भाप क्या होती है? अगर किसी वस्तु को भाप के अंदर रखेंगे तो भाप जो है उस वस्तु में बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे प्रवेश हो जाती है, जिससे कुछ मिनट में क्या होता है, कुछ मिनट के अंदर ही जो जीवाणु उस वस्तु में विद्यमान होते हैं, वस्त्र हो कुछ भी उसमें विद्यमान होते हैं, तो वो मर जाते हैं। यदि यंत्रों द्वारा भाप दबाव बढ़ा दिया जाए तो भारी वस्त्र भी निसंक्रमित किया जा सकता है। अगर जो भाप की विधि है, वाष्प विधि है, वो यंत्रों के द्वारा प्रयोग की जा रही है, तो अगर यंत्रों के द्वारा जो भाप का दबाव है बढ़ा दिया जाता है, तो जो भारी वस्त्र है उनको भी निसंक्रमित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? निसंक्रमित किया जा सकता है। तो भाप या वाष्प के द्वारा केवल छोटी मोटी वस्तुओं को नहीं बल्कि बड़े बड़े भारी वस्त्रों को भी निसंक्रमित किया जा सकता है। और विधि कौन सी होनी चाहिए? तो वो वाष्प किसके द्वारा प्रवाहित होनी चाहिए? यंत्रों के द्वारा अगर प्रवाहित की जा रही है तो उसका जो दबाव है उसको बढ़ा करके बहुत बड़े बड़े जो वस्त्र हैं उनको भी निसंक्रमित किया जाता है। और ये विधि कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है? तो ये विधि अस्पतालों में जो है प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो होते बहुत सारे रोगों के जो रोगी होते हैं वो वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे जो वस्त्र या वस्तुएं हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उनका जो है निसंक्रमण करना अनिवार्य रहता है। तो अस्पताल में क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में एक साथ क्या होता है, उन सारी वस्तुओं का भाप या वाष्प के द्वारा निसंक्रमण किया जाता है। तो भाप या वाष्प के द्वारा विधि कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है? अस्पताल में। तीसरा है सूखी गर्म हवा। कौन सी है? सूखी गर्म हवा। यह विधि चमड़े, शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, रबड़ की वस्तुओं के निसंक्रमण के लिए उपयोगी है। यहाँ पर निसंक्रमण के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह वस्तु में अन्य प्रकार के निसंक्रामकों से निसंक्रमित नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वस्तुएं जो है अन्य प्रकार के निसंक्रामकों से निसंक्रमित नहीं की जा सकती। वैसे अन्य निसंक्रामकों की अपेक्षा इस विधि में कम कीटाणुनाशक शक्ति है। आजकल यह विधि कम उपयोग में लाई जा रही है। जो सूखी गर्म हवा की विधि है उससे क्या होता है, जो चमड़े, शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, रबड़ की वस्तुएं, इनको निसंक्रमणित किया जाता है, लेकिन ये विधि अधिक प्रभावी नहीं है और आजकल इस विधि का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। दूसरा आपका लास्ट है उबालना। इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में हर प्रकार के निसंक्रमण के लिए उपयुक्त, सरल तथा विश्वसनीय। यह विधि क्या है? हर प्रकार के निसंक्रमण के लिए उपयुक्त, सरल तथा विश्वसनीय है। जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके रोगी के कपड़े, बिस्तर, तौलिया आदि 20 से 30 मिनट तक उबालते हैं। उबालने की विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो रोगी के बिस्तर, कपड़े, जो भी वस्तुएं होती हैं उनको जो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान है उस पर जल में डाल करके 20 से 30 मिनट तक कस के उबालते हैं। उसके बाद क्या होता है? इस प्रकार के सभी रोगों के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, जिससे जो रोगी के जीवाणु हैं जो उसकी वस्तु में विद्यमान है वो नष्ट हो जाते हैं। यदि उबलते हुए जल में 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो इसकी कीटाणुनाशक शक्ति बढ़ जाती है। अगर उबलते हुए जल में खौलता हुआ जो पानी है उसमें क्या किया जाए? 2%, केवल 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, तो जो जल है उसकी जो क्षमता है कीटाणुओं को मारने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो निसंक्रमण होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। यदि वस्त्रों में रक्त के धब्बे पड़ गए हों तो पहले साबुन से धो करके उन्हें साफ़ कर लेना, यहाँ पर धोकर है उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए और फिर उबालना चाहिए। तो जो उबालना है वो कितना लाभकारी है और बहुत ही कारगर साथ ही सरल विधि है। यह विधि हर प्रकार के निसंक्रमण के लिए उपयोगी होती है और इस पर जो कितना तापमान होता है तो वस्तुओं को उबाला जाता है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जो वस्तुओं को 20 से 30 मिनट तक उसमें डाल करके उबालते हैं और जिससे जीवाणु है वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और अगर उसमें 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है तो जीवाणुओं की जो नष्ट करने की जल की क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाती है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? वस्तुओं का संक्रमण हो जाता है। दूसरा है प्राकृतिक निसंक्रमण। कौन सा है? जो प्राकृतिक निसंक्रमण है वो है कौन सा है? प्राकृतिक निसंक्रमण। प्रकृति द्वारा जो प्राणी हैं उनके उपयोग के लिए शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, जल इत्यादि प्रदान किया जाता है। प्रकृति के द्वारा जो प्राणी हैं उनको क्या प्रदान किया जाता है? शुद्ध वायु, जल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए सुबह के समय 8 बजे वाली सूर्य की किरणें बड़ी प्रभावशाली होती हैं। जो सुबह की किरणें होती हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। अगर इन किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें काफ़ी होती हैं और जो किरणें होती हैं सुबह की उसमें क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें काफ़ी होती हैं। इन किरणों के प्रभाव
इन किरणों के प्रभाव से शरीर के अंदर वाले जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य भी एक प्रकार का क्या करता है, सूर्य प्रकाश से भी हमें एक प्रकार का निसंक्रमण प्राप्त होता है और ये प्राकृतिक निसंक्रमण है। इसमें किसी प्रकार के रसायन या किसी प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रकृति के द्वारा स्वयं सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो भी सुबह की क्या होता है, उसमें अगर थोड़ी देर व्यक्ति को बैठना चाहिए। उसमें बैठने से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी कीटाणु या जो भी रोग के जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही प्राकृतिक निसंक्रमण होता है। अगला है रासायनिक निसंक्रमण। तो रासायनिक निसंक्रमण क्या है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक पदार्थों के द्वारा विभिन्न रोगों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यह पदार्थ ठोस, तरल व गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। जो रासायनिक पदार्थ निसंक्रमण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो ठोस, तरल, द्रव किसी भी रूप में हो सकते हैं। और प्रमुख रासायनिक निसंक्रामक निम्नलिखित हैं। तो प्रमुख जो निसंक्रामक हैं वो निम्नलिखित हैं। रासायनिक जो पदार्थ हैं वो किस किस रूप में हो सकते हैं, तो वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी हो सकते हैं। जिसमें से पहला है फिनाइल। फिनाइल क्या है, एक रासायनिक निसंक्रामक है। यह कार्बनिक अम्ल से बनता है। फिनाइल किससे बनता है, कार्बनिक अम्ल से बनता है, किंतु उसे दुगना शक्तिशाली होता है। लेकिन उससे क्या होता है, दुगना शक्तिशाली होता है। जो फिनाइल है वो किससे बनता है, वो कार्बनिक अम्ल से बनता है, किंतु उससे दुगना शक्तिशाली होता है। 20 भाग जल में 1 भाग फिनाइल डालकर घोल बन जाता है। 20 भाग जल में क्या किया जाता है, 1 भाग फिनाइल डाल करके घोल बनाया जाता है जो दूधिया रंग का होता है। इस घोल को मकान में स्थान स्थान पर छिड़क देते हैं। नाली में, शौचालय में आदि के फर्श पर इसे अधिक प्रयोग करते हैं। इसके संपर्क में आकर छोटे बड़े सभी कीटाणु मर जाते हैं। तो जो फिनाइल है वो एक प्रकार से क्या है, कार्बनिक अम्ल से बनता है और ये रासायनिक निसंक्रामक जो है पदार्थ है। दूसरा है कार्बोलिक एसिड। क्या है, कार्बोलिक एसिड। यह कोल तार से निकलता है। किससे निकलता है, कोल तार से निकलता है। इसका गाढ़ा अम्ल त्वचा पर लगने से त्वचा जल जाती है। जो कार्बोलिक एसिड होता है वो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। अगर वो त्वचा पर लग जाता है तो उस स्थान को क्या कर देता है, जला देता है। इसका 5% घोल बनाना चाहिए। इसे मलमूत्र, थूक, गंदे बिस्तर, वस्त्र है आदि का निसंक्रमण कर सकते हैं। और जो कार्बोलिक एसिड है उसकी बहुत ही कम मात्रा, कितनी मात्रा, 5% केवल मात्रा जो है घोल बनाने में प्रयोग की जाती है। और इसके घोल से मल, मूत्र, थूक, गंदे बिस्तर, वस्त्र आदि का निसंक्रमण किया जाता है। यह घोल मोती, झरा, हैजा, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के वस्त्र आदि को निसंक्रमित करने में प्रयोग किया जाता है। तो जो कार्बोलिक एसिड है उसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है, जो हैजा, पेचिश, अतिसार इन सब के जो रोगी होते हैं उनकी जो वस्तुएं, वस्त्र होते हैं उनको निसंक्रमित करने के लिए जो कार्बोलिक एसिड है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है चूना। तो चूना किस प्रकार से भूमिका निभाता है रासायनिक निसंक्रमण में, कच्चा तथा बुझा दोनों प्रकार का चूना जीवाणुओं को नष्ट करता है। निसंक्रमण के लिए सदैव ताज़ा चूना काम में लाया जाता है। अगर निसंक्रमण करना है तो सदैव कैसे चूने का प्रयोग करना चाहिए, ताज़े चूने का प्रयोग करना चाहिए। अन्य रसायनों की अपेक्षा चूना अधिक सस्ता होता है और चूना सस्ता भी होता है, साथ ही बहुत ही अच्छा निसंक्रामक पदार्थ भी होता है। हर वर्ष दीवारों पर चूने के घोल की सफ़ेदी पुतवा देनी चाहिए। हर वर्ष क्या होता है, लोग अपने घरों को चूने से पुतवाते हैं, जिससे घर में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा करने से दीवारों पर चिपके हुए कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। चूना कुएं के जल को शुद्ध करता है। जो चूना है वो कुएं के जल को भी शुद्ध करने का कार्य करता है। फर्श, नाली, शौच के स्थान आदि पर चूना छिड़कने से यह निसंक्रमित हो जाते हैं। और ऐसे स्थान जहाँ पर नालियाँ बनी हुई हैं, शौचालय है और जहाँ पर ज़्यादा जो है पानी वाला जो एरिया है वो होता है, वहाँ पर अगर चूने को छिड़क दिया जाता है तो वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ का जो भी नाली या जो भी शौचालय का या फर्श होता है वो कैसा हो जाता है, निसंक्रमित हो जाता है। तो निसंक्रमण के लिए चूने का भी प्रयोग किया जाता है। और ये कैसा केमिकल है, तो ये रासायनिक जो है निसंक्रामक पदार्थ है। अगला है आप लोगों का डीडीटी। कौन सा है, डीडीटी। और डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। जो डीडीटी है वो कैसा होता है, दिखने में श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद होता है। या चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली और सभी को नष्ट करने में समर्थ होता है। जो डीडीटी होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो चींटी, मक्खी, मच्छर और मकड़ी, छिपकली होते हैं इनको नष्ट करने के लिए, इनको मारने के लिए जो डीडीटी पाउडर है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत में डीडीटी ने ही मलेरिया का उन्मूलन किया और भारत में जो मलेरिया रोग उसका उन्मूलन हुआ है
उसका जो परमानेंट उपचार है वो मिल गया है, तो वो किसके वजह से हुआ है, DDT जो पाउडर है उसी की वजह से मलेरिया रोग का जो उन्मूलन भारत में है वो हो पाया है। अगला है आप लोगों का क्लोरीन। कौन सा है, क्लोरीन। यह हरे रंग की गैस होती है। तो क्लोरीन क्या है, एक गैस है। कैसी, हरे रंग की गैस है। यह वायु तथा जल को निसंक्रमित कर देती है, रोगी के कमरे को इससे निसंक्रमित कर सकते हैं। और जो क्लोरीन है वो क्या है, एक प्रकार की गैस है। ये वायु तथा जल को निसंक्रमित कर देती है, रोगी के कमरे को इससे निसंक्रमित कर सकते हैं। नगरों में आज जलकल जो विभाग होते हैं उनके द्वारा जो जल लोगों के घरों में प्रवाहित किया जाता है, उस जल में क्या होता है, पहले से जो क्लोरीन गैस है वो मिला दी जाती है, जिससे जो जल होता है वो निसंक्रमित हो जाता है। परंतु यह रसायन घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इस रसायन का प्रयोग जो है घरेलू स्तर पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका प्रयोग बहुत ही देख रेख में व इसकी मात्रा निश्चित होती है उसी के अनुसार किया जाता है। तो क्लोरीन क्या है, एक हरे रंग की गैस है और साथ ही इसका प्रयोग करके वायु और जल को निसंक्रमित किया जा सकता है। तो इतना आज हम लोगों ने अपनी क्लास में समझ लिया है। हम लोगों ने आज क्या क्या जाना, हम लोगों ने भौतिक, साथ ही प्राकृतिक और रासायनिक निसंक्रमण जाने, और निसंक्रमण क्या होता है, साथ ही निसंक्रामक पदार्थ क्या होता है, ये सब कुछ अपनी क्लास में जाना है। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।